आज से कुछ महीने पहले की बात है। मेरे घर पर मेरी बहन की शादी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर सुबह विदाई का टाइम आया और मेरी बहन परंपरा को निभाने लगी। लेकिन मैंने इस परंपरा में शामिल ना होने का फैसला लिया था, क्योंकि मैंने अपनी छोटी बहन से शर्त लगाई थी कि मैं विदाई जैसी छोटी वजह से नहीं रोऊंगा। मेरे रोने की वजह हमेशा बड़ी होती है। I mean, मैं तब रोता हूँ जब मेरे घर पर अचानक लौकी, भिंडी, करेला में से कुछ बन जाता है। बट विदाई के समय मैं रो गया। तो पहला सवाल ये कि जब मैं रोना नहीं चाहता था तो मैं रो क्यों गया? और दूसरी बात, वो औरतें क्यों रो रही थी जिनको ये पता ही नहीं था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। I mean, कई औरतें ऐसी थीं जिनका मेरी बहन से कोई लगाव नहीं था, फिर भी रो रही थी। तो मैंने इन दो सवालों के जवाब जानने के लिए युval नोआ हरारी की सेपियंस पढ़ी और द ब्रेन बुक। और इसके बाद मैंने कई एक्सपेरिमेंट देखे और एक मजेदार एक्सपेरिमेंट तो मैंने भी किया। इसके बाद मुझे इन सवालों के जवाब तो पता चले ही, इसके अलावा मुझे कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, उसी की हम बात करते हैं। अब ध्यान से सुनते और देखते जाना, क्योंकि आगे चलकर सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। तो पहले ये एक्सपेरिमेंट देखो। तुम्हारे सामने जो रखा है, पी जाओ उसे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पानी में क्या मिलाया था। मैंने पानी में इलेक्ट्रॉल और एडिबल कलर मिलाया था, जो इन चारों को पता है क्योंकि ये केवल एक्टिंग करेंगे। लेकिन गोविंद, जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट होना है, इन सभी जानकारी से अनजान है। जय हिंद बोलो। जितनी तेज बोल सकते हो उतनी तेज बोलो। जय हिंद। जय हिंद। भारत बोलो। भारत। भारत। जितनी तेज बोल सकते हो उतनी तेज बोलो। भारत। गोविंद तेज नहीं बोल पाया क्योंकि इसके पास बैठे चार तेज नहीं बोले थे। अगर ये चार इलेक्ट्रॉल पीने के बाद रोते तो गोविंद भी रोता, और ये हंसते तो गोविंद भी हंसता, क्योंकि हमारा ब्रेन भीड़ के हिसाब से काम करता है। विश्वास नहीं हो रहा? तो ये एक्सपेरिमेंट और देखो। So I'm passionate about technology. इस एक्सपेरिमेंट में ऑडियंस को बताया गया है कि ये टेक्नोलॉजी पर स्पीच देंगे, बट स्पीच ध्यान से सुनना। That is an idea caught in the fangs of consciousness. Huh? Which is why you can put cats in hats, but not hats in cats. कैट के ऊपर हैट, हैट के ऊपर कैट क्यों नहीं? ये घटिया नॉनसेंस स्पीच दी जा रही है। इसके बावजूद कोई उठ के नहीं जा रहा है स्पीच में से, क्योंकि भीड़ बैठी हुई है। यही नहीं, अंत में दो से कहा गया था कि तुम ताली बजा देना। दो ने खड़े होके इस घटिया स्पीच के लिए ताली बजाई तो सब खड़े होके ताली बजाने लगे इस नॉनसेंस स्पीच के लिए। वैसे ये काम तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम भी करते हैं। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, ये सब हम लगा लेंगे, तू अपना भाषण सुनाओ। आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक एक्सपेरिमेंट और देखो। इसमें इस हैट वाले लड़के के अलावा सब एक्टर्स हैं। एक्टर्स मुड़े तो ये हैट वाला लड़का भी मुड़ा, और फिर गेट बंद हुआ। इसके बाद गेट खुला तो सब ने फिर से अपनी पोजीशन बदल ली। इन एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हम सब भीड़ को फॉलो करते हैं। वैसे मैं भेड़ क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी
एक इंसिडेंट है, सुनो। तुर्की में 1500 भेड़ चर रही थी, तो उसमें से एक भेड़ पहाड़ पे चढ़ी और अचानक घाटी में कूद गई। एक भेड़ के पीछे 1500 की 1500 भेड़ कूद गई। ऐसे ही हम इन भेड़ों की तरह बिना सोचे समझे भीड़ को ही फॉलो करते हैं। बट ऐसा हम क्यों करते हैं? भीड़ या समाज के हिसाब से फैसले लेने को या काम करने को साइकोलॉजी में कंफॉर्मिटी कहा जाता है। तो अब से मैं बार बार कंफॉर्मिटी का इस्तेमाल करूंगा, तो इस शब्द का मतलब ध्यान रखना। तो कंफॉर्मिटी के पीछे 3 रीजन हैं। पहला, इवोल्यूशनरी रीजन। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है ये काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लाखों वर्षों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस किताब के लेखक युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि हम इस दुनिया पर राज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उस समय ग्रुप में रहना जानते थे। Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. और ग्रुप में रहना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अगर हम अकेले रहते तो अन्य जानवरों के हम शिकार बन जाते। और आप ये तो जरूर जानते होंगे कि ग्रुप में रहने के लिए हमें ग्रुप के हिसाब से चलना पड़ता। इसलिए उस समय हमारा ब्रेन इवोल्यूशन के दौरान ग्रुप को फॉलो करने के लिए ट्रेन हुआ। इसी वजह से आज भी हम ग्रुप को बिना सोचे समझे फॉलो करते जाते हैं। दूसरा रीजन, समाज के द्वारा त्यागा जाने का डर। जैसे मेरी बहन की शादी में गांव के कई लोगों ने खाना नहीं खाया था। बाद में मुझे कहीं से जानकारी मिलती है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे घर में 2 इंटरकास्ट मैरिज हो चुकी है। मतलब समाज में सब सेम कास्ट में शादी करते हैं, लेकिन मेरे घर में 2 लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की। तो समाज ये दिखाना चाह रहा था, अगर तुम समाज के बनाए नियमों से अलग चलोगे तो समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा रीजन, समाज के बनाए हुए नियमों पर चलना आसान होता है। जैसे मान लो शर्मा जी को कॉलेज में एक लड़की पसंद आ गई और शर्मा जी का बचपन से ही क्लियर है कि वो शर्माइन से ही शादी करेंगे, आई मीन सेम कास्ट मैरिज करेंगे। लेकिन लड़की से डायरेक्ट जाति पूछने में शर्मा जी शर्मा रहे हैं। इसलिए शर्मा जी ने लड़की से पेन मांगकर बात की शुरुआत की। और जब शर्मा जी कुछ समय बाद लड़की को पेन देने गए तो बोले, आप काफी दयालु हो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुरभि। पूरा नाम सुरभि चौधरी। थैंक यू दीदी पेन देने के लिए। दीदी? हाँ, मैं दीदी को दीदी ही बोलता हूँ, बड़ा संस्कारी लड़का हूँ। क्या टिंडा लड़का है यार। हे सुरभि, इधर सुनो। शर्मा जी टिंडा लड़का नहीं है, उन्होंने आसान रास्ता चूज किया है। कैसे? सुनो। अगर शर्मा जी अपनी ही जाति में शादी करेंगे तो ना तो उन्हें अपने परिवार को मनाना पड़ेगा और ना ही सोसाइटी से लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपनी ही जाति में शादी करेंगे तो अन्य जातियों की लड़कियां पहले ही रिजेक्ट हो गईं। मतलब उन्हें कम लड़कियों में से ही चूज करना है, आसान रास्ता। और आगे सुनो, कुछ लोग चाहकर भी समाज के परे नहीं सोच सकते, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि 20% लोग इडियट हैं, 60% लोग एवरेज हैं और 20% लोग इंटेलिजेंट हैं। आई मीन इडियट और एवरेज 80% खुद से फैसले लेने के काबिल ही नहीं हैं। अब बचे 20% इंटेलिजेंट, ये चाहें तो सही गलत सोचकर सही फैसले ले सकते हैं, लेकिन इनमें से भी ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं और कुछ फालतू के काम करके सोचते हैं
ओह माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। लेकिन इनमें से कुछ लोग अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल करते हैं और समाज को सही दिशा और दशा में लाने के लिए भरपूर योगदान देते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद। लिस्ट लंबी है, लेकिन वर्तमान में बहुत कम लोग हैं। एक नाम याद आ रहा है जो इंटेलिजेंट के लेवल से काफी ऊपर है। कैन यू गैस? नहीं, कंगना रनौत जी। थैंक यू सो मच। अरे कंगना जी थैंक यू मत बोलो, आगे देखो। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बिलीव मी, आप 80% में तो नहीं आते हैं, क्योंकि 80% वाले लोग ऐसी वीडियो नहीं देखते। अब हम कन्फर्मिटी से होने वाले नुकसान की बात करते हैं। नंबर 1, कन्फर्मिटी की वजह से समाज की कुप्रथाओं से भी हमारा लगाव हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं इलाहाबाद से आ रहा था, तो एक आंटी बुर्खा पहन के बैठी हुई थी मेरे पास ही। तो मेरे दिमाग में बुर्खा से संबंधित कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सवाल इन आंटी जी से पूछ लूं। तो मैं आंटी जी से बोला, आंटी जी क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कुछ? आंटी हंसने लगी, बोले मैं तुम्हें कहाँ से आंटी दिख रही हूँ? मैं बोला ये बात आपको तब पूछनी थी जब आप कहीं से दिख रही होती, आपने ऊपर से नीचे तक तो बुर्खा पहन रखा है। आंटी फिर हंसने लगी और बोले मैं अभी 12th क्लास में हूँ। मैं बोला कि 12th का बालक कौन बुर्खा पहनता है? वो लड़की बोली कि मैं 9th क्लास से पहन रही हूँ। तो मैंने पूछ लिया कि तुम बुर्खा क्यों पहनते हो? काफी देर सोचने के बाद जवाब आया कि बुर्खा पहनने से हमारे स्किन की खूबसूरती बनी रहती है, और आपको पता होगा कि 90% से ज्यादा केसेस में स्किन कैंसर का रीजन सूर्य से आने वाली यूवी रेज होती हैं। मैं बोला वाओ गजब, पहली बात खूबसूरती। अच्छा ये बताओ उस चांद का कुछ फायदा है जिस पे हमेशा ग्रहण ही लगा रहता है? और दूसरी बात स्किन कैंसर, लेकिन फिलहाल तो तुम धूप में नहीं बैठे हो। और हर चीज को जबरन साइंस से नहीं जोड़ा जाता। ऐसे तो एक दिन कबीला आएगा और बोलेगा हम झिंगा लाला हु इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देखो सीधी सी बात है, तुमने बुर्खा इसलिए पहन रखा है कि तुम्हारे आसपास सभी औरतें बुर्खा पहनती हैं, और यही रीजन जो औरतें घूंघट करती हैं उन पे भी लागू होता है, जो सिंदूर लगाती हैं उन पे भी लागू होता है। उन्हें लगता है कि वो सिंदूर लगा के पति की उम्र बढ़ा रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। नुकसान नंबर 2, कन्फॉर्मिटी हमें सच्चाई से काफी दूर ले जाती है और हम झूठ को ही हमेशा सच मानते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये फोटो देखो, यदि मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास खड़े इस अंग्रेज को एक लड़की ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि तुम ज्यादा गोरे हो और गोरे बदसूरत होते हैं, तो आप में से ज्यादातर कहेंगे कि लड़की खिसकी हुई थी, गोरे तो सुंदर होते हैं। लेकिन ये बताओ गोरे सुंदर होते हैं ये तुम्हें कैसे पता चला? मान लिया कि लड़की भी सही नहीं है, लेकिन आप सही हो ये कैसे पता चला? क्या आपने ये भी जानने की कोशिश की कि रियल में खूबसूरती की परिभाषा है क्या? व्हाट इज ब्यूटी? या फिर समाज के इस सच को ही आपने सच मान लिया है कि जो गोरे होते हैं वो सुंदर होते हैं? एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आराम से सोचकर ईमानदारी से जवाब देना। यदि आप जिस धर्म में
पैदा हुए हैं उस धर्म में पैदा ना होकर किसी दूसरे धर्म में पैदा होते तो क्या फिर भी आप इसी धर्म की बातों को उसी तरह सच मानते जैसे आप आज मानते हैं? सबसे बड़ा नुकसान, कन्फर्मिटी आपको मार देती है, आपके इंटेलिजेंस को मार देती है, आपकी सफलता को मार देती है। कैसे? ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो सॉरी, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो की थ्योरी भी डिटेल में बतानी है। और दूसरी बात, मुझे ये भी डिस्कस करना है हम कन्फॉर्मिटी के इन प्रभावों से कैसे बच सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे सही निर्णय ले सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा अगली वीडियो में। और हाँ, जिस सवाल से मैंने शुरुआत की थी, शायद आपको उन सवालों का जवाब अब तक मिल गया हो, और नहीं मिला तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में दे दूँगा।